हेलो वैसे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्रोनिक पेनी मॉडल का जो डेरिवेशन कर रहे थे उसी को कंप्लीट कर रहे थे वो, और अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म लिखे थे 4 इक्वेशन का। तो उस मैट्रिक्स फॉर्म से ये पता चल रहा था कि इक्वल में क्या था, ज़ीरो था। ऐसा मिला था अपने को एक मैट्रिक्स, और फिर ये मिला था A, B, C और D इक्वल टू ज़ीरो था ना, 0 0। वो भी मैट्रिक्स ही बना सकते हो आप उसको, जीरो मैट्रिक्स था वो एक तरीके से, इस तरीके से हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो जीरो होगा नहीं, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो ये जो बड़ा मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, इसका मॉड जीरो होगा। और जब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो देखो, डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे डिटर्मिनेंट का जो भी आएगा वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इतना डेरिवेशन का एग्जाम में जो जितना टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से ये पूरा नहीं करेंगे हम लोग। आपको इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है वो ध्यान रखना है, और वो सॉल्यूशन क्या आएगा देखो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा। और डिटर्मिनेंट से अपने को फाइनली क्या मिलता है, ये डिटर्मिनेंट से अपने को एक इक्वेशन मिलती है, वो ऐसा मिलता है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा कॉस हाइपरबोलिक, नहीं कॉस हाइपरबोलिक नहीं, साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए प्लस बी। ये इक्वेशन मिलता है अपने को। इसको सोल्व करने पर इसका मॉड जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो फाइनली जाके अपने को ये इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन को भी हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन लेके सोल्व करेंगे। देखो, हम लोग इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेंगे लगभग मान प्राप्त करने के लिए। ऐसे लेंगे कि लेट जो b का वैल्यू होता है, b क्या होता है, जो पोटेंशियल विड्थ है, मतलब b क्या होता था अपने पास में, ऐसे होता था, ऐसे था ये रेक्टेंगुलर। तो ये जो b इसका विड्थ था, ये था, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, ये विभव रोधी का। तो इसका b का वैल्यू बहुत कम रखते हैं हम लोग, b टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत कम ले लेते हैं। और जो v नॉट है, जो पोटेंशियल की हाइट है, ये बहुत ऊपर कर देते हैं। ये जो इसकी हाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा कर देते हैं, मतलब इन्फाइनाइट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन अपना इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा, मतलब इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा और b का वैल्यू काफ़ी कम करेंगे तो क्या होगा। ये अगर इस तरीके से करते हैं तो क्या है, इस तरीके प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीरो नहीं करेंगे और इसको इन्फाइनाइट भी नहीं करेंगे, लेकिन ये जो v नॉट इंटू बी मिलेगा, ये वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलता है। इस तरीके से करते हैं हम लोग, फाइनाइट मतलब परिमित मान मिलता है, ऐसा, ठीक है। तो b का वैल्यू जीरो और v नॉट का वैल्यू इन्फिनिटी, ये वैल्यूज इनमें अगर हम लोग पुट करें तो देखो क्या आता है। आप देखिए, इसके अंदर अगर बात करें तो आपको ये पता है कि अगर जैसे थीटा का वैल्यू अगर जीरो को अटेंड करें, जीरो की तरफ अग्रसर हो, तो साइन थीटा या साइन हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ऑलमोस्ट 1 होता है, ये होता है। अगर थीटा का वैल्यू जीरो की तरफ अग्रसर हो, ये इफ थीटा इज टेंडिंग टू जीरो देन साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक में, विदाउट हाइपरबोलिक में, नॉर्मल में भी ऐसा ही होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, b टेंडिंग टू जीरो, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा b टेंडिंग टू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो ही है एक तरीके से। तो ये जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा बीटा b। इसमें थीटा ये है, ये थीटा का वैल्यू है। तो b का वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है, तो थीटा का वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है। इट मीन्स थीटा का वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा क्या मिलेगा, बीटा b के बराबर मिलेगा। दूसरा कॉस में, कॉस हाइपरबोलिक बीटा b जो होगा वो 1 के इक्वल मिलेगा, कॉस 1 के इक्वल होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा, देखो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा, इसमें मिला अपने को साइन वाला, ये तो हो गया बीटा बी, ये मिला साइन अल्फा ए प्लस इसका मिला 1, तो कॉस अल्फा है
कॉस अल्फा है, इसमें मिला कॉस के, बी तो जीरो हो गया तो ए कर दो, ए लिख दो, ये लिखा, ये मिला, कॉपी कर लेना इसको पॉज करके, आगे चलते हैं। आगे देखो इसमें मैं काम करता हूँ, यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा बी 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ साइन अल्फा ए, इसको ये 2 बीटा ना, अल्फा भी है, अल्फा को मैं इधर लिख लेता हूँ, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे भी और ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर भी, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्यों किया है अभी पता चलेगा। प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के है, ठीक है। ये जो टर्म है इसको P लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको P, लेट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको रुको एक बार, इसको P लिख दिया तो ये हो गया P, कैपिटल P लिखते हैं इसको, साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। ये जो इक्वेशन मिला ना इसको बोलते हैं क्रॉनिक पेनी इक्वेशन, क्रॉनिक पेनी इक्वेशन है ये। या तो एग्जाम में देगा कि ये इक्वेशन कैलकुलेट करो, या तो ये इक्वेशन दे देगा और इस इक्वेशन को बोलेगा कि इसको डिराइव करो, तो ये अब तक जो किया ना पिछले 2-3 लेक्चर्स में वो करके यहां तक पहुंचना आपको, या इसके आगे का इसके कंक्लूजन्स होंगे, इस पे कुछ कंडीशंस रखेंगे उसके बारे में पूछेगा, या एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन और होता है इसी के ऊपर वो पूछेगा। तो अगर ये पूछता है पूरा, अगर पूछता है तो ये इक्वेशन अगर दे दिया, या तो ये तरीके से, ये क्रॉनिक पेनी मॉडल को पूरा डिटेल में पूछता है तो यहां तक करना आपने को, ठीक है। ये अपने को मिल गया, ये है क्रॉनिक पेनी मॉडल, क्रॉनिक पेनी इक्वेशन, क्रॉनिक पेनी समीकरण। क्रॉनिक पेनी इक्वेशन, ठीक है, क्रॉनिक पेनी इक्वेशन है ये। और इस इक्वेशन में हमने क्या माना, P किसको माना, P माना अल्फा स्क्वायर, P हमने माना अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा B इंटू ए अपॉन 2 बीटा, बीटा बीटा से वैसे कैंसिल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बीटा से बीटा कैंसिल आउट भी हो सकता है, बाकी जो बचा P अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर B इंटू ए अपॉन 2। और देखो एक और चीज़, अल्फा और बीटा क्या लिया था हमने कांस्टेंट, अल्फा बीटा क्या कांस्टेंट लिए थे, अल्फा किसको माना था, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर था, और जो बीटा स्क्वायर माना था वो था 2m वी नॉट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें ली थी। तो यहाँ से देखिए P जो आया अपने पास में, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू रखा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 2m वी नॉट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये बी ए बाई 2 ऐसा आ गया। अब इसके अंदर देखिए इसमें ऐसा आएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर तो आ गया कॉमन दोनों में, e माइनस वी नॉट माइनस ई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या किया मैंने, p बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर था, p जो था बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर था, ये उल्टा लिख दिया मैंने, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर था ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का दोनों का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर का वैल्यू है वी नॉट माइनस ई माइनस माइनस इसका वैल्यू आएगा 2m, ठीक है। अब देखिए दोनों के अंदर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर तो कॉमन है, वी नॉट माइनस ई और यहाँ से भी माइनस ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा वी नॉट माइनस 2e और ये है बी ए बाई 2, ठीक है।
अब एक चीज़ देखिए, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अपने को ये भी पता है कि वी नोट का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमने कंडीशन ली थी कि क्या वी नोट का वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वी नोट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है ई के कंपेरिजन में। तो वी नोट का जो वैल्यू है वो वेरी वेरी हायर देन टू 2e, इसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा, तो 2e को हटा देते हैं हम यहाँ से। तो पी का जो ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है m/h² वी नॉट बी इंटू ए। ये वाला वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये है भैया P का। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस लेते हैं और इससे कॉन्क्लूजन निकलता है कि ये तो अपना एक तरीका हो गया क्रॉनिक पेनी मॉडल का इक्वेशन जो है वो ये निकालना है, तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ कंडीशंस रखेंगे, P के डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, P का वैल्यू 0 रखेंगे, P का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, P का और कुछ भी वैल्यू रखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे इस पर। ठीक है, तो देखिए कुछ कंडीशंस, ये छाप लो एक बार, ये छाप लो। कुछ कंडीशंस की बात करता हूँ मैं, ये छाप लो एक बार, जो लिखा है हमने वो। अब देखिए हम लोग कुछ कॉन्क्लूजन्स की बात करेंगे, कुछ निष्कर्ष क्या निकल के आया इससे, ये जो मिला इससे क्या निष्कर्ष निकलता है अभी समझना। निष्कर्ष एग्जाम में कई बार निष्कर्ष ही पूछ लेता है, एक बार निष्कर्ष भी पूछा गया है कि क्रॉनिक पेनी मॉडल के जो निष्कर्ष है वो बताइए, है ना। तो अगर डायरेक्ट निष्कर्ष पूछे, कॉन्क्लूजन पूछे, तो थोड़ा सा क्रॉनिक पेनी मॉडल के बारे में हल्का सा बता दीजिए, फिर कॉन्क्लूजन लिख दीजिए। ठीक है, तो निष्कर्ष कॉन्क्लूजन्स की बात करें तो देखिए, एक तो इक्वेशन मिला अपने को, पहला कॉन्क्लूजन अगर बात करें तो क्रॉनिक पेनी मॉडल से जो समीकरण मिलता है वो है, तो लिख लीजिए क्रॉनिक पेनी मॉडल से जो समीकरण प्राप्त होता है, क्रॉनिक पेनी मॉडल से जो समीकरण प्राप्त होता है वो निम्न प्रकार है। द क्रॉनिक पेनी इक्वेशन इज P sin अल्फा बाई अल्फा a प्लस कॉस अल्फा a इक्वल टू कॉस k। ये मिला। आगे बात करता हूं, ये जो P है इसका क्या मीनिंग है? P है, इसका क्या मीनिंग है? यदि इफ P इंक्रीज होता है, P का वैल्यू अगर P का वैल्यू इंक्रीज होता है, P डिक्रीज होता है, तो P इंक्रीज होता है, P डिक्रीज होता है। एक सेकेंड, एक मिल गया, अभी रुक, वो डायग्राम बना के हम लोग करेंगे इसका बाकी का कंक्लूजन। एक मिला, ये आगे चलते हैं। दूसरा, इफ P इज इक्वल टू 0, P 0 हो जाए, P 0 होगा तो क्या होगा, देखो P 0 होगा तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये टर्म 0 होगा तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा ए इक्वल टू के ए। ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि अगर स्क्वायर करूँ मैं, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू है, सिंस अल्फा स्क्वायर क्या होता है, सिंस अल्फा स्क्वायर जो होता है वो होता है 2m/h²। ठीक है, ये होता है अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आता है 2m/h² ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर। ओ यहाँ से ए तो ए डायरेक्ट वहीं से कैंसिल आउट हो जाता है, ए तो लिखने की जरूरत नहीं थी अपने को, ए तो कैंसिल आउट हो रहा था ना यहाँ से, इसको कैंसिल कर दो, लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये अपने को मिला के स्क्वायर, तो ई का जो वैल्यू मिला, ई जो मिला वो मिला के स्क्वायर h² 2m। तो अगर P का वैल्यू 0 कर देते हैं तो फ्री पार्टिकल की जैसे एनर्जी होती है, जैसे एक सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम बोलते हैं कि उसके ऊपर पीरियोडिक पोटेंशियल काम कर रहा है।
अगर P का वैल्यू 0 है तो उस पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कि जैसे उस पर कोई पोटेंशियली काम नहीं कर रहा, मतलब फ्री पार्टिकल की तरह, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल का एनर्जी का फॉर्मूला भी ये होता है h2k2/2m। ये मुक्त कण की तरह बिहेव करेगा, फ्री पार्टिकल की तरह वर्क करेगा अगर P का वैल्यू 0 है तो P का वैल्यू अगर बढ़ता है तो ये ज्यादा बाउंडेड, मतलब ज्यादा अफेक्ट करेगा। P का वैल्यू 0 है तो उसका जो पोटेंशियल का जो इफेक्ट होगा वो ऑलमोस्ट 0 है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, एक बार इसको पॉज करके आप कॉपी कर लेना, आगे चलता हूं मैं और लिखो, मतलब पॉज करके लिख लेना, मैं आपको कुछ लिखवाता हूं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुक्त कण की भांति व्यवहार करता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुक्त कण की भांति व्यवहार करता है। In this case, electron behaves like a free electron, like a free particle. In this case, electron behaves like a free particle. ठीक है, एक हो गया। हेलो, हाँ जी, अब मैं वापस करता हूँ, मैंने वापस से रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, मैं वापस करता हूँ, अब की बार मैं करता हूँ, आधे घंटे बाद में करता हूँ आपको, ठीक है? ओके। तो ये केस हो गया। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं हम लोग। P = 0 तो हो गया। नेक्स्ट केस के बारे में बात करें तो देखिए, P सेकंड केस, P टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर P का वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो देखिए क्या होगा। इस चीज से समझना आप, अगर मान लो P का वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब एक तरीके से ये टर्म इन्फिनिटी होगा, सीधी सी बात है, ये टर्म इन्फिनिटी होगा। ये टर्म इन्फिनिटी होगा तो लेफ्ट साइड पूरा कितना हो गया? इन्फिनिटी। लेफ्ट साइड का वैल्यू आ गया इन्फानाइट, अनंत। इसका वैल्यू अगर अनंत आ रहा है तो cos ka का वैल्यू क्या आ गया? अनंत आ गया। cos ka का वैल्यू क्या आ गया? अनंत। क्या cos का वैल्यू कभी अनंत हो सकता है क्या इन्फानाइट? cos ka का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम ±1 तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इसका मतलब cos का वैल्यू इन्फानाइट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इधर वाले का पूरे का वैल्यू इन्फानाइट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस टर्म का वैल्यू इन्फानाइट नहीं होना चाहिए। तो P का वैल्यू तो इन्फानाइट जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करें? इसको रोकने के लिए ऐसा है कि इसका वैल्यू कुछ 0 के आसपास हो ना, 0 हो, मान लो इसका वैल्यू 0 हो या नियर टू 0 हो, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म को 0 कर देगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये चीज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका वैल्यू अगर P का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, अगर इसका वैल्यू इन्फानाइट है तो ये पूरा टर्म इन्फानाइट हो जाएगा, cos ka का वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज, क्योंकि cos ka का वैल्यू इन्फानाइट नहीं हो सकता। cos ka का मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है, तो +1 तक जा सकता है। इसका मतलब ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए यहां पर इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो इसका वैल्यू 0 आने का मतलब है sin α a का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो sin α a का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? sin α a का वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब अल्फा a का वैल्यू क्या होना चाहिए? n पाई। 0 कब होता है? साइन का वैल्यू 0 कब होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस पे होता है, मतलब n पाई होना चाहिए। तो n पाई होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, α² a² n² पाई²। तो α² का वैल्यू पुट करो, सिंस α² क्या होता है? α² होता है 2me/h², ये होता है। तो आप इसमें α² का वैल्यू पुट करो 2me/h² और ये आ गया a² = n² पाई²। तो e का जो वैल्यू आया वो आया n² पाई² h²/2ma²। ये एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। ये किसकी एनर्जी आई?
इलेक्ट्रॉन की। ये सेम एनर्जी अगर क्वांटम मैकेनिक्स में बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल जो होता है एक विमीय विभव कूप, उसकी एनर्जी भी यही होती है। एक विमीय विभव बॉक्स या कूप, उसकी एनर्जी भी यही होती है। उसमें अगर पार्टिकल रहता है तो उसके लिए भी एनर्जी यही होता है। इसका मतलब है कि इस स्थिति में ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की तरह बिहेव करेगा। ये सिस्टम कैसा है, एक विमीय विभव कूप की तरह व्यवहार करेगा क्योंकि उतनी एनर्जी आ रही है। इसमें फ्री एनर्जी, फ्री पार्टिकल की एनर्जी के बराबर आ रही है। इसमें एनर्जी इस तरीके से आता है जैसे पार्टिकल फ्री है, मुक्त रूप से गति कर रहा है, और इसमें एक विमीय विभव कूप की तरह। तो यहाँ पे ये छाप के पोज करके ये छाप लो और फिर लिखो कॉन्क्लूजन इसका, सेकेंड इक्वेशन का। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकाय, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकाय एक विमीय विभव कूप की भांति व्यवहार करता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकाय एक विमीय विभव कूप की भांति व्यवहार करता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकाय एक विमीय विभव कूप की भांति व्यवहार करता है। In this case, electron system behaves like one dimensional potential well. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस, टाइम है 5-7 मिनट बचे हैं। नेक्स्ट केस देख लो। नेक्स्ट केस जो है थर्ड पॉइंट है। इसमें ऐसे बोलते हैं कि अगर P का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो और K जो है वो 0 हो, K तरंग नियतांक है, ये वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ये अगर हो तो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा। कई बार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस पे अलग भी क्वेश्चन पूछा गया 2 बार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से पूछ लेता है। ये बोल देता है कि P का वैल्यू ऐसा और K का वैल्यू ऐसा हो तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, एनर्जी का कुछ वैल्यू देता है कि ये प्रूव करो। ठीक है, तो मैं इस पे बात करते हैं। तो देखो ये होता है P क्रॉनिक पेनी मॉडल से बाय क्रॉनिक पेनी इक्वेशन। क्रॉनिक पेनी इक्वेशन से क्या होता है, P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के, ऐसा होता है। K का वैल्यू 0 है, सिंस K इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, कॉस के क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, ये 1 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू 1। तो ये क्या मिला, P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए 1 माइनस कॉस अल्फा ए। करेक्ट। अब आगे देखिए, ये छाप लेना पोज करके, आगे चलते हैं। अपने को कुछ फॉर्मूले पता है सिंस ट्रिग्नोमेट्री के। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक फॉर्मूला और होता है साइन 2 थीटा का, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूले दोनों यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखो कैसे, अगर मैं साइन वाला कैलकुलेट करूँ, साइन अल्फा ए 2 थीटा के बराबर समझ लो, एंगल जो है अल्फा ए, तो इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे जब लूंगा तो 2 साइन, ये पूरा 2 थीटा था तो थीटा आधा हो जाता है ना, तो यहाँ पर ये पूरा 2 थीटा तो इसका आधा आएगा यहाँ पे अल्फा ए बाई 2 और कॉस अल्फा ए बाई 2। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इससे अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो 1 माइनस कॉस अल्फा ए, 1 माइनस कॉस अल्फा ए, इसको अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर ये एंगल ट्वाइस इसका आधा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर और इसका आधा एंगल का अल्फा ए बाई 2। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो इसको कर दो इक्वेशन 1 और इसको कर दो अब
2 कर दो, तो बाई 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को वैल्यू पुट करो। P साइन अल्फा ए का वैल्यू ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा ए बाई 2 कॉस अल्फा ए बाई 2 और अपॉन है अल्फा ए, तो ये अल्फा ए आ गया। इधर 1 माइनस कॉस अल्फा ए का वैल्यू ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2। ठीक है, पहुंच करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। इसमें देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, ये साइन एक बार स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 2p अपॉन अल्फा ए, ये कॉस इधर आएगा साइन पहले से, तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 अल्फा ए बाई 2, तो ये हो गया p अल्फा ए, 2 इधर ले आया 10 अल्फा ए बाई 2। ठीक है, अब अपने को पता है कि p का वैल्यू काफ़ी कम है, तो p सिंस p का वैल्यू काफ़ी कम है, इसका मतलब है कि इधर वाले का भी वैल्यू काफ़ी कम होगा, इसका मतलब है कि 10 का भी वैल्यू काफ़ी कम होगा। 10 का वैल्यू काफ़ी कम कब होगा, 0 के आसपास कब होगा, जब थीटा का वैल्यू भी 0 के आसपास होगा, क्योंकि 10 0 0 के आसपास होता है। तो ये वैल्यू अल्फा ए बाई 2 बहुत कम होता है, इस वजह से ये p बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में रिपीट कर रहा हूँ, p का वैल्यू काफ़ी कम होगा, तो इस उधर वाले का पूरे का टर्म का वैल्यू काफ़ी कम होगा, क्योंकि 10 अल्फा ए बाई 2 का वैल्यू काफ़ी कम होगा। इसका वैल्यू काफ़ी कम कब होगा, जब अल्फा ए बाई 2 का वैल्यू काफ़ी कम होगा। तो अल्फा ए बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, मतलब 0 के आसपास जाएगा। ये टेंडिंग टू 0, मतलब 0 नहीं लिखना है, बट 0 की तरफ अग्रसर हो रहा हो। तो अल्फा ए बाई 2 ये थीटा है एक तरीके से, इस एंगल का वैल्यू बहुत कम होगा, तो 10 अल्फा बाई ए का क्या होता है, यहां से ये पता चला कि ये कम होता है, तो ये काफ़ी कम होगा, 0 के नज़दीक जाएगा। तो सिंस थीटा अगर बहुत कम होता है, ये 0 के आसपास जा रहा होता है, थीटा टेंडिंग टू 0, तो जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो थीटा को अप्रोच करता है। इसका मतलब ये जो अल्फा ए बाई 2 जो है टेंडिंग टू 0 है, तो 10 अल्फा ए बाई 2 क्या आएगा, अल्फा ए बाई 2 के आसपास जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू देखो p इक्वल टू अल्फा ए बाई 2, तो 10 का वैल्यू रखो, 10 का ये अल्फा ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके छाप लेना, आगे चलते हैं। p इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, p का वैल्यू अल्फा स्क्वायर जो होता है, सिंस अल्फा स्क्वायर जो होता है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर होता है, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखो इसके अंदर e का वैल्यू जो आया, e का वैल्यू आ गया p एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ये एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया हुआ आई थिंक ये, और ये पूछा गया है कि अगर ये कंडीशन है, अगर p इज वेरी वेरी लेस देन 1 और k इक्वल टू 0, तो एनर्जी का जो वैल्यू आता है वो इसके इक्वल आता है। ये प्रूव करना होता है, ये सिद्ध करना होता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिखना, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हो पाएगा, ये टाइम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके भैया।